गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा आज जो है सभी शिक्षक बंधुओं को, लेक्चरर लोगों को, भावी लेक्चरर, इंटर कॉलेज के प्रवक्ता को, सभी लोगों से ये अपील है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को भी शेयर करते रहें। और जो हमारी विज़न रहेगा कि हम जो जितने भी वीडियो होंगे वो फ्री करेंगे। और इसके साथ साथ हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, स्टडी विद फिजिक्स, तो उस पर ये पीडीएफ भी प्रोवाइड हो जाया करेगी। तो आप टेलीग्राम का जो चैनल है फिजिक्स विद स्टडी विद फिजिक्स, और जो यूट्यूब चैनल है फिजिक्स का ज्ञान वरुण सर, और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने मित्रों को शेयर करते रहें और लाइक कमेंट ज़रूर करें, जिससे हमें ये पता होगा कि कमेंट करें कि आप को क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं, तो उसको कमेंट में आप बताते रहें और सुझाव भी देते रहें, जिससे कि हम और अच्छा करें आप लोगों के लिए। मैं वरुण सर, क्वेश्चन पे आते हैं। और यहाँ पर एक ख़ास बात और आपको बता दें कि जो अभी तक पैटर्न रहा है यूपीपीजीटी का, उसमें 125 क्वेश्चन ओनली सब्जेक्ट के आते हैं, ठीक है। और ये पेपर जो होता है 425 का नंबर का होता है, और टाइम्स जो होता है वो 2 घंटे का होता है। यानी जो यूपीपीजीटी है, माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के द्वारा होता है, इसमें समय 2 घंटे हैं, 125 क्वेश्चन हैं। जब 2000 में जब पहली बार परीक्षा हुई थी, तब इसमें क्वेश्चन 100 थे। इसके बाद क्वेश्चन बढ़ा दिए गए थे, तब कर दिए गए थे 125। अब बेटा हम लोग क्वेश्चन 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन 1 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना इज द कॉज ऑफ सोलर एनर्जी। मतलब कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना इज कॉज ऑफ सोलर एनर्जी। मतलब यहाँ पर जो सोलर ऊर्जा है, यानी सौर ऊर्जा है, तो किस कारण कौन सी घटना घटित होती है। मतलब जैसे ऑप्शन दिया गया है, जिसे कहता है न्यूक्लियर फ्यूजन और रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन और न्यूक्लियर रिएक्शन। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से सोलर जो एनर्जी जो होती है कौन सा इवेंट्स है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर एनर्जी होगी, या न्यूक्लियर रिएक्शन होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन होगा। तो इसमें कौन सा आंसर होगा बताएं आप लोग, और इसका जो आंसर होगा कमेंट में करके बता दीजिए। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है न्यूक्लियर फ्यूजन। जिसे आपने देखा होगा 1s2 + 1s2 एरो 2He4, तो हाई एनर्जी। यानी यहाँ से क्या हो गया बेटा, ऑप्शन यहाँ पर सेकेंड हो गया आपका। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि द हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 4 मिनट। यानी यहाँ पर दिया गया है जो रेडियो एक्टिव तत्व है उसकी अर्ध आयु दी गई 4 मिनट। फिर कह रहा है कि द रेडियो एक्टिव पार्ट लेफ्ट आफ्टर 12 मिनट इन 1 ग्राम ऑफ दिस एलिमेंट। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जो आफ्टर टाइम जो है कितना हो जाता है रेडियो एक्टिव पार्ट लेफ्ट, तो कितने मिनट बाद 12 मिनट, कितना है इन 1 ग्राम ऑफ द एलिमेंट विल बी। तो यहाँ से आपसे ये पूछ रहा है कि यहाँ पर 1 ग्राम है और आफ्टर यानी 12 मिनट है, तो यहाँ पर एलिमेंट कितना होगा। तो जैसे हमने यहाँ पर टी दिया गया, तो टी हाफ यानी अर्ध आयु, तो हमने क्या लिखा, टी हाफ इज इक्वल टू 4 मिनट और टी इज इक्वल टू 4 मिनट। तो यहाँ पर एक फार्मूला होता है कि कैपिटल टी इज इक्वल टू एन हाफ टी। तो 12 + 12 इज इक्वल टू एन इंटू 4। तो यहाँ से एन जो आ जाएगा, यानी एन इज इक्वल टू 4/12, एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12/4, ठीक है। तो यहाँ से एन जो हो गया आपका 3 आ गया। एक रेडियो एक्टिव फार्मूला होता है आपका बेटा कि एन इज इक्वल टू एन नॉट ब्रैकेट 1/2 पावर एन। तो अब यहाँ पर स्मॉल एन कितना है आपका, 3 है ना, पावर कितना हो जाएगा आपका 3।
तो 1/2 1/2 1/2 3 बार लिखेंगे तो क्या है 1/8, यानी यहाँ पर जो एलिमेंट होगा वो कितना हो जाएगा, वो आपका 1/8 हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर 4 क्या दिया गया है, ये आपका t½ दिया गया है, ये आफ्टर t दिया गया है t, क्या हो गया है 12 मिनट्स, और जो यहाँ पर दिया गया है 1, ये 1 क्या है आपका n0 दिया गया है, यानी प्रारंभिक वैल्यू दी गई है। तो आफ्टर डिस्टिंग्विशन निकालना होता। तो यहाँ से बेटा क्या एक फार्मूला क्या होता है कि स्मॉल n = t/t², उससे हमने यहाँ पर निकाल लिया बेटा, कितना एलिमेंट आया 1/8। अब हम क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। कैसे है कि ए रेड पीस ऑफ ग्लास इज हीट till it start glittering in the dark, the color of glass piece will be। तो यहाँ पर आपका रेड है, ऑरेंज है, ग्रीन है, ठीक है, और वॉयलेट है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या रहेगा बेटा, क्या आंसर रहेगा आपका? इसका मतलब समझ रहे हो कि जैसे एक रेड पीस का टुकड़ा है, उसे हीटेड किया गया, फिर जो स्टार्ट होता है जिसमें जैसे नहीं स्टार्ट है, जब स्टार्ट ग्लिटरिंग होती है, जब नहीं स्टार्टिंग में क्या रोशनी होगी जब कोई चीज़ हीट करने लगता है, तब ये बात कर रहा है, तब वहाँ पर कलर कैसा होगा, तब जो कलर कैसा होगा वो आपका रेड होगा, ऑरेंज होगा, ग्रीन होगा, वॉयलेट होगा। तो कैसा होगा आपका वॉयलेट होगा। कैसा होगा बेटा? वॉयलेट होगा। इसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ कैथोड रे ऑसिलोग्राफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ कैथोड रे ऑसिलोग्राफ। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो बेटा क्या होगा कि कैथोड रे ट्यूब फर्स्ट है, फिर कह रहा है टाइम बेस्ड सर्किट, फिर कह रहा है डिटेक्टर सर्किट, फिर कह रहा है एम्पलीफायर सर्किट। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो कैथोड रे ऑसिलोग्राफ है तो उसमें कैथोड रे ट्यूब है या डिटेक्टर सर्किट यूज होता है या टाइम बेस्ड सर्किट है। तो यहाँ पर कौन सा नहीं है कैथोड रे में? तो कैथोड रे ऑसिलोग्राफ में एम्पलीफायर सर्किट नहीं है। ठीक है, कौन सर्किट नहीं है? एम्पलीफायर सर्किट नहीं है। फिर कह रहा है कि कैथोड रे ट्यूब इज नॉट यूज्ड। और कैथोड रे है ये ट्यूब किस में यूज नहीं की जाती है? ये कैथोड जो रे ट्यूब है ये किस में यूज नहीं की जाती है? ये इन टेलीविज़न में, टेलीविज़न देखा आपने ट्यूब यूज होते हैं? हाँ देखा है। इसके बाद आपके पास कैथोड रे ऑसिलोग्राफ में भी यूज किया जाता है, ये भी है। और इन रडार में भी यूज किया जाता है। किस में नहीं किया गया? टेप रिकॉर्डर तो आपने देखा होगा पहले चलते थे ऐसे ऐसे करके गोल 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 से। तो वहाँ पर क्या होता था वो उसमें जो कैथोड रे ट्यूब नहीं यूज होती है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा बिलोंग्स टू लाइमन सीरीज। तो यहाँ पर ये कह रहा है जो लाइमन सीरीज है तो उस लाइमन सीरीज में जो वेवलेंथ होगी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की, ठीक, बिलोंग्स करेगी। तो बिलोंग्स कैसे करेगी? 9 से 12 से लेकर 12 से 16 तक करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या दिया? 12 से 16 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से 12 से 16 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1216 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो है बात करते हैं कि इन आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन इक्वेशन, ये 35Cl दिया गया है प्लस AXZ एरो 4He प्लस 32S1X पार्टिकल इज। अब जैसे उन्होंने दिया जैसे AXZ, तो यहाँ पर बताना है कि जो AXZ है तो यहाँ पर हम अल्फ़ा लेंगे या प्रोटॉन लेंगे या ड्यूट्रॉन लेंगे या न्यूट्रॉन लेंगे। तो जैसे आप देखते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में क्या जो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास कैसे होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए, दोनों तरफ सम इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड देखें 35
और 17 है, इधर कितना है 4 + 32 36 हो गया, इधर क्या है 2 और +16 कितना हुआ 18 हुआ। यानी राइट साइड जो है एक मास ज़्यादा है और एक एटॉमिक नंबर ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम कौन सा लेंगे, अल्फा तो नहीं लगेंगे, तो 2He4 होता है। प्रोटॉन आपका लग जाएगा तो क्या हो जाएगा 1H1। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटॉन हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा बेटा, प्रोटॉन हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट रिलेटेड टेलीविजन। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि टेलीविज़न से रिलेटेड कौन सा शब्द नहीं है। यहाँ पर कह रहा है कि स्कैनिंग है, साइक्रोनाइजेशन है, या स्टिमुलेटेड एमिशन है, या टेलीविज़न ट्रांसमीटर है। तो इसमें आप बताना है कौन सा नहीं होगा। स्कैनिंग तो होती ही होती है इसमें, ठीक है, और ये भी होता है, साइक्रोनाइजेशन भी होता है, टेलीविज़न ट्रांसमीटर भी होता है, लेकिन यहाँ पर एमिशन नहीं होता है। जैसे लेजर लाइट में क्या होता है, एमिशंस होता है, स्टिमुलेटेड एमिशन, लेजर स्लाइड वगैरह मेजर्स में क्या होता है, स्टिमुलेटेड एमिशंस होता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ क्या नहीं होगा, यहाँ पर स्टिमुलेटेड एमिशन नहीं होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। फिजनेबल मटेरियल, कूलेंट, रेडियो आइसोटॉप्स, मॉडरेटर। ये कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। ये कह रहे हैं कि न्यूक्लियर रिएक्टर का कौन सा एसेंशियल पार्ट इनमें से नहीं है, निम्नलिखित में से। तो यहाँ पर फिजनेबल मटेरियल होगा कि नहीं होगा, कूलेंट होगा, मॉडरेटर होगा कि नहीं होगा। तो रेडियो आइसोटॉप्स क्या होंगे, नहीं होंगे। रेडियो आइसोटॉप्स जो है ये एसेंशियल पार्ट नहीं है, मॉडरेटर भी है, कूलेंट भी है और फिजनेबल मटेरियल भी है न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। द मास कह रहा है द मास एनिहिलेशन इन ए न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस 0.3% द एनर्जी ऑब्टेन्ड बाई एनिहिलेशन ऑफ 1 kg मास विल बी। तो यहाँ पर आंसर आपका है 2.7 × 10⁻15 जूल, 2.7 × 10⁻14, 2.7 × 10⁻18, 2.7 × 10⁻18। अब यहाँ से आपका जो आंसर है यहाँ पर आ रहा है 3.7 × 10⁻14। अब जैसे यहाँ पर मास दिया गया 1 kg, लेकिन कह रहा है कि द मास एनिहिलेशन, यानी जो 1 का है कि ठीक है, यानी 0.3%, यानी 1 × 0.3%। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि जो मास डिफेक्ट है, कि द्रव्यमान क्षति जो होती है, डेल्टा एम इज इक्वल टू 0.003 kg, यानी E इज इक्वल टू एनर्जी क्या है, आइंस्टीन का जो समीकरण होता है, इक्वेशन जो है कि E इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। तो डेल्टा एम जो आपको मालूम है बेटा 0.003 इंटू 10 इंटू 0.003 इंटू ब्रैकेट 3 इंटू 10⁸ का स्क्वायर, यानी सी है। तो सी की वैल्यू क्या होती है बेटा 3 × 10⁸ स्क्वायर। तो यहाँ से बेटा हमें जो आंसर मिलेगा यानी 2.7 × 10⁻14 जूल। अब बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। कहता है कि द पोटेंशियल ग्रेडियंट along the यूनिफॉर्म वायर इज 1 volt per minute if B and C are marks along the meter scale at 30 cm and 60 cm respectively, then potential difference between them will be। तो यहाँ से क्या हो गया बेटा, फर्स्ट पार्ट कैसे कह रहा है कि 0.4 वोल्ट, 0.6 वोल्ट और 0.3 वोल्ट
और 1 वोल्ट। तो यहाँ से आप देखेंगे जो पोटेंशियल ग्रेडियंट आपको दिया गया है वो बेटा कितना है, वो आपका 1 वोल्ट पर मीटर है। ठीक है, अब यहाँ पर जो मीटर स्केल दिया गया, जो डिस्प्लेसमेंट है यानी 60 माइनस 30 कर देगा क्या हो जाएगा, यहाँ पर डेल्टा एक्स निकालेंगे तो 60 माइनस 30 यानी डेल्टा एक्स आपका क्या हो गया, 30 हो गया। अब यहाँ पर जो पोटेंशियल ग्रेडियंट का जो फार्मूला होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू डेल्टा बी अपान डेल्टा एक्स। डेल्टा बी आपको निकालना है, तो यहाँ से आपको क्या करना है, डेल्टा बी इज इक्वल टू 1 इंटू 0.3। तो यहाँ से जो आंसर आपका आएगा 0.3 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। 12 क्वेश्चन में क्या है, ए मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूसेस। तो यहाँ पर कह रहा है कि ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, ओनली मैग्नेटिक फील्ड, जो थर्ड पार्ट है बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है उसके द्वारा, बोर्ड के द्वारा, जो हमारा चेयर बोर्ड है, तो उसके द्वारा इन्होंने क्या ऑप्शन लिया है, ओनली मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन यहाँ पर जो मूविंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज, वो बेटा बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड से भी होता। आंसर ये भी है। ठीक है, तो यहाँ पर लेकिन जो बोर्ड ने माना है कि ओनली मैग्नेटिक फील्ड, तो हमको यही आंसर मान के चलना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा कि इफ़ 3 एम्पियर करंट फ्लोइंग इन ए कॉइल इज इंक्रीज टू 4 एम्पियर, 0.05 सेकेंड प्रोड्यूसेस ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 8 वोल्ट अक्रॉस इट, देन सेल्फ इंडक्स ऑफ द कॉइल इज। ऑप्शन दिया गया है 0.2 हेनरी, 0.4 हेनरी, 0.1 हेनरी, 0.5 हेनरी। तो यहाँ पर देखेंगे 3 एम्पियर और 4 एम्पियर, यानी डेल्टा I1 कितना है, 3 है, I2 आपका 4 है, तो डेल्टा I क्या हो जाएगा, I2 माइनस I1, यानी फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं तो डेल्टा I2 माइनस I1, तो डेल्टा I क्या हो जाएगा, 4 माइनस 3 इक्वल टू 1 एम्पियर। अब यहाँ पर टाइम दिया गया बेटा है, डेल्टा T क्या है, 0.05 सेकेंड हो गया। तो यहाँ पर कहा गया पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बेटा, डेल्टा ई, वो बेटा आपका कितना है, 8 वोल्ट। और पूछा गया है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। तो इसका बेटा जो फार्मूला होता है कि L इज इक्वल टू E अपान डेल्टा I अपान डेल्टा T। तो इस फार्मूले को हम यूज करेंगे बेटा, L इज इक्वल टू डेल्टा E अपान डेल्टा I अपान डेल्टा T। इसको सॉल्व करेंगे तो 8 अपान 1 अपान 0.05 इज इक्वल टू 0.4 हेनरी। The radius of the path a moving charge particle in a magnetic field is proportional to a particle charge momentum energy। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो रेडियस ऑफ द पाथ मूविंग चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू ऑफ द पार्टिकल, किसके प्रोपोर्शनल होगा, जो रेडियस ऑफ है, जो रेडियस होता है ना, किसके होगा, चार्ज के होगा, एनर्जी के होगा, मैग्नेटिक फील्ड का होगा, यानी मोमेंटम। आपने फार्मूला पढ़ा ना, R इज इक्वल टू एम बी अपान क्यू बी, तो वहाँ पर एम बी क्या है, मोमेंटम है, तो यहाँ पर किस जो रेडियस होगी मूविंग चार्ज पार्टिकल की, तो वो किसके बराबर प्रोपोर्शनल होगा, मोमेंटम का। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है, द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन GM टू ट्रायोड वाल्व इज गिवन बाई। देखिए बेटा यहाँ पर ये एक रिलेशन होता है, ठीक है, तो यहाँ पर रिलेशन क्या है, GM इज इक्वल टू डेल्टा IP अपान BG। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर और बता दूँ, जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ है जो PGT के सिलेबस है उसमें ये क्वेश्चन है, ये सिलेबस पुराना जो सिलेबस है, इंटरमीडिएट की बुक है पुरानी वाली, उसमें ये मिलेगा। जो नई बुक इस समय चल रही है उसमें ये कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा।
अगर आपको पुराने वाला कोई टॉपिक चाहिए होगा तो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, तो आप अपने कमेंट में बता दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, GM इज इक्वल टू डेल्टा IP अपान BG, ये आपका फार्मूला है, उसके तहत आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर ए रेक्टिफायर सर्किट। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि इसमें कौन सा रेक्टिफायर सर्किट है, ट्रांसफार्मर है या ट्रायोड है या वोल्टमीटर है, यानी डायोड। डायोड ही आपका कैसा है, यही आपका दृष्टकारी सर्किट है। अब कह रहा है कि टू मेक ए P टाइप सेमी कंडक्टर फ्रॉम प्योर जर्मेनियम द इम्प्योरिटी टू एडेड विल बी फास्फोरस, एंटीमनी, आर्सेनिक, एल्युमिनियम। तो आपने देखा होगा जो P टाइप सेमी कंडक्टर होता है, जो P टाइप सेमी कंडक्टर होता है तो उसके लिए ज़रूरी क्या है, उसके लिए ज़रूरी ये है कि उसमें अगर हम इम्प्योरिटी मिलाते हैं जो ट्राइवेलेंट होते हैं, अगर हम शुद्ध जर्मेनियम और सिलिकॉन में अगर हम इम्प्योरिटी मिलाएंगे जिनके आउटर मोस्ट में 3 सेल होते हैं तो वो ट्राइवेलेंट होते हैं, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, P टाइप सेमी कंडक्टर। अगर 5 आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है उनको इम्प्योरिटी बनाएंगे तो वो हमारे एन टाइप हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर हमारे एल्युमिनियम कितना होता है, 13, 2, 8, 3। तो यहाँ पर आउटर मोस्ट कितने से वो है इलेक्ट्रॉन, 3 है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर है कि द ग्रेडियंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ ए वैक्यूम ट्यूब डायोड इज 2 × 10⁻³ EMA/V। Its plate resistance will be 5 ohm, 50 ohm, 100 ohm, 500 ohm और 1000 ohm। यहाँ पर एक बात और आपको बता दें, यहाँ पर जो ऑप्शन है ये चारों ऑप्शन गलत हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, के ओम होना चाहिए था, के ओम लिखा होना चाहिए था। तो जो मेथड है मेथड को समझिए। तो यहाँ पर जो ग्रेडियंट दिया गया है वो 2 × 10⁻³ मिली एम्पियर वोल्ट्स दिया गया है। तो मिली एम्पियर वोल्ट्स दिया गया है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, प्लेट का रेजिस्टेंस निकालना है। तो RP इज इक्वल टू क्या होता है, 1/m। तो 1/m करेंगे 2 × 10⁻³ तो मिली एम्पियर वोल्ट, तो उसको हमने किस में मिली कर लिया, वोल्ट में कन्वर्ट कर लिया। तो 10⁻³ 2 × 10⁻³ तो एम्पियर वोल्ट। तो यहाँ से हो गया 10⁻6/2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1000/2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5005 5 जीरो हो जाएंगे, 5 के बाद 5 जीरो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 500 k ओम हो गया। तो इसलिए यहाँ पर आपको आंसर मैच नहीं कर रहा है। अब क्वेश्चन है विच सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा इज ऑब्टेन्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम एन characterized by the principal quantum numbers 2, 3, 4 infinity to 1। अगर यहाँ पर आप देखते हैं जैसे आपने फार्मूला लिखते हैं आप लोग, लाइमन, बामर, बॉन्ड, ब्रैकेट, पैसन, ब्रैकेट, तो कहते हैं कि 1/λ इज इक्वल टू 1/λ इज इक्वल टू R ब्रैकेट 1/n1² माइनस 1/n2²। तो यहाँ पर अगर हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, n1 जो होगा हमारा 1 होगा तो 1/1² माइनस फिर उसके बाद n2, 3, 4 ले रहे हैं। तो इसका मतलब ये होगा ये कौन सी सीरीज होगी, अगर n1 अगर 1 से स्टार्ट हो रहा है तो ये हमारी लाइमन सीरीज होगी, यानी 1 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाएगी, इनफाइनाइट तक जाएगी। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, लाइमन सीरीज। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन है, द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ सोडियम मेटल इज 6600 एंगस्ट्रॉम, इट्स वर्क फंक्शन विल बी। तो जैसे आपने देखा होगा यहाँ पर वेवलेंथ दी गई है, तो यहाँ पर जो वेवलेंथ है वो बेटा आपकी लैम्डा है। तो लैम्डा कितनी होगी बेटा, 6 लैम्डा है बेटे कितनी, 600 × 10⁻⁻10 करेंगे और जब मल्टीपल करेंगे तो उसके बाद हमारा लैम्डा क्या आ जाएगा 6.6 × 10⁻7 मीटर। तो यहाँ से हमें वर्क फंक्शन निकालना होगा। क्या निकालना होगा बेटा, वर्क फंक्शन। जब हम वर्क फंक्शन निकालेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, फार्मूला क्या लगाएंगे हम लोग,
फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा बेटा, E इज इक्वल टू एच न्यू, और फिर क्या हो जाएगा, हमें न्यू तो दिया नहीं, तो फार्मूला हम क्या करेंगे, E इज इक्वल टू एच सी अपान लेमडा। और बेटा h की वैल्यू क्या होती है 6.6 इंटू 10 पावर माइनस 34, और c की वैल्यू रखेंगे बेटा 3 इंटू 10 पावर 8, क्या रखेंगे बेटा 3 इंटू 10 पावर 8, ठीक है। इसके बाद इसको हम निकाल लेंगे बेटा, और जो हमारा यहाँ से आंसर किस में निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालेंगे। तो जो हमारा आंसर आएगा 6.6 इंटू 4.1425 कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से हमें आंसर जो मिलेगा 2.125। इसको बेटा कैलकुलेट कर लेना, यहाँ पर इन्होंने थोड़ा जो है मिसप्रिंट है यार, ठीक है, जैसे न्यू दिया है लेमडा है, यहाँ पर लेमडा लिखना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पर जो फार्मूला जो उन्होंने दिया है वो सही नहीं थोड़ा है। फार्मूला क्या लगेगा आपका यहाँ पर, W इक्वल टू एच सी अपान लेमडा, ठीक है। उसके कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, एक बार आंसर चेक कर लेना। इसके बाद है हेल्म वोल्टेज कॉइल आर डिजाइन टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, जो हेल्म वोल्टेज कॉइल आर डिजाइन टू प्रोड्यूस, ठीक है। तो ये जो है आपका यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, क्या हो जाएगा आंसर, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब बात हम लोग बेटा करते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन वी यूज टू मेक मैग्नेट। जैसे हमें मैग्नेट बनाने में क्या यूज करते हैं हम लोग, डायामैग्नेटिक मटेरियल यूज करते हैं, पैरामैग्नेटिक यूज करते हैं, फेरोमैग्नेटिक करते हैं और एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। जो जैसे यहाँ पर आंसर 2 दिया, ये आंसर 2 नहीं है, यहाँ पर 3 रहेगा, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। द मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी ऑफ एन आइडिया डायामैग्नेटिक मटेरियल। तो यहाँ पर डायामैग्नेटिक की सस्टेबिलिटी पूछ रहा है, तो सस्टेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा -1। अब यहाँ पर आते हैं कि द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन सर्कुलेटिंग इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज कॉल्ड बोहर मैग्नेट्रॉन और लेगविन मैग्नेट्रॉन, एम्पियर मैग्नेट्रॉन्स, वेट मैग्नेट्रॉन्स। तो यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा वो बेटा आपका बोहर मैग्नेट्रॉन हो जाएगा, मैग्नेट्रॉन। अब इसके बाद बेटा हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 पे हम आते हैं बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल शोज हिस्टेरेसिस। तो यहाँ पर कहता है कि निम्नलिखित जो मटेरियल्स हैं, तो मतलब हिस्टेरेसिस किस में होती है, सेथिल हानि किस में होगी, सेथिल किस में प्रदर्शित करेगा। जैसे आपका डायामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है और फेरोमैग्नेटिक है या एंटी फेरोमैग्नेटिक है। तो आपने देखा होगा जो यहाँ पर जो हिस्टेरेसिस होती है, यानी सेथिल जो होती है वो बेटा किस में होती है, ये होती है फेरोमैग्नेटिक में, ना डाया में होती है, ना पैरा में होती है, ना एंटी फेरो होती है। किस में होती है, सिर्फ वहाँ पर हम सेथिल की जब बात करेंगे तो ध्यान रखना हमेशा, उसके लिए हम फेरोमैग्नेटिक में ही बात करते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि व्हाट इज़ मैक्सिमम सेफ करंट दैट कैन बी पास्ड इन ए 10 के ओम 4 bar रेजिस्टेंस, यानी 20 मिली एम्पियर, 10 मिली एम्पियर, 30 मिली एम्पियर। तो यहाँ से क्या करना है, आंसर हमारा यहाँ से आएगा आपका, जैसे आर दिया गया तो आर दिया कितना है आपका 10 के दिया गया, इसके बाद पी कितना दिया गया 4 बाट दिया गया है, तो पी आपका 4 बाट हो गया। यानी आर दिया गया था आपका 10 के ओम, तो के ओम को हमने कन्वर्ट कर लिया ओम में, तो 10 पावर 4 ओम हो जाएगा। तो फार्मूला क्या है, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर इज इक्वल टू पी अपान आर हो जाएगा, तो 4 अपान 10 पावर 4, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 पावर -2 एम्पियर। यानी क्या हो जाएगा, यहाँ से आंसर हमारा क्या आ जाएगा 20 मिली एम्पियर। क्या आंसर हो गया हमारा 20 मिली एम्पियर।
हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है एट ए नोडल पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट करंट ऑफ 1 एम्पियर 2 एम्पियर एंड 3 एम्पियर आर फॉलोइंग away from the node and current of 2 ampere 1 ampere and I ampere are following towards the node then the value of current I will be। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि जैसे आपका 2 एम्पियर टूवर्ड्स द नोड है, 3 एम्पियर टूवर्ड्स द नोड है, 1 एम्पियर, ये आपके 4 ऑप्शन दिए, 1 एम्पियर अवे फ्रॉम द नोड्स यानी 4 एम्पियर अवे फ्रॉम द नोड्स। तो यहाँ पर जो हमारा किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है समेशन I इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर क्या जो अवे फ्रॉम द है वो अवे फ्रॉम द, ये भाई एक मैंने पॉइंट ले लिया जो अवे फ्रॉम द है और जो टूवर्ड्स द है। तो यहाँ पर अवे फ्रॉम द कौन कौन से 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर, और यहाँ पर क्या है 1 एम्पियर 2 एम्पियर और ये हम इसको I एम्पियर मान लेंगे। ठीक है, इसको यही हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब यहाँ से जैसे इस पॉइंट के तो इसको लेफ्ट वाले को लेफ्ट कर लो, राइट को राइट कर लो। तो यहाँ से क्या हो गया 1 2 3, तो 1 2 3 कितना हो जाएगा यानी 6 ये हो गया। फिर इधर कितना हो गया 3 हो गया, यानी I कितना मिलेगा आपको 6 माइनस 3 यानी I आपको 3 एम्पियर आंसर आपका हो गया। कितना आंसर हो गया बेटा 3 एम्पियर। फिर कह रहा है कि द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल पोटेंशियल शुड बी इन्फिनिटी 10 पावर 6 ओम, 0 यानी 10 पावर 4 ओम। द रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल पोटेंशियोमीटर, यहाँ पर क्या हो जाएगा द रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल पोटेंशियोमीटर यानी कितना होता है बेटा इन्फिनिटी होता है। ठीक है, अब बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से है। 2 coil with inductance 4 Henry each coupled in such a way that they yield a steady leakage flux of 0.2 Henry. The coupling constant of 2 coils will be, आंसर क्या है इसमें 0.995 0.19 0.97 0.925। तो यहाँ पर L1 और L2 दिया गया है 4, यानी L दिया गया है वो आपका लीकेज वो आपका 2 है, यानी हमें निकालना क्या है यानी कपलिंग कांस्टेंट यानी K निकालना। तो फार्मूला क्या होता है L इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस 2K अंडर रूट L1 L2, यानी 0.2 इज इक्वल टू 4 प्लस 4 प्लस 2K अंडर रूट 4 इंटू 4 0.2 इज इक्वल टू 8 प्लस 8K, यानी 0.2 अपॉन 8 इज इक्वल टू 1 प्लस 1K, यानी 0.025 इज इक्वल टू 1 प्लस K, यानी 0.025 माइनस 1 इज इक्वल टू K, तो माइनस 0.975K, यानी K इज इक्वल टू क्या हो गया 0.975। यहाँ पर 30 है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट डन बाई ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो इसमें ये कह रहा है ऐसा कौन है जो ट्रांसफार्मर पर कार्य नहीं करेगा। ठीक है, अब जैसे ट्रांसफार्मर किस किस प्रकार नहीं करेगा, एक बात है ना, ऑप्शन में आपको देखना कि ट्रांसफार्मर एसी पावर फ्रॉम वन सर्किट टू अदर सर्किट, इस प्रकार तो करेगा वन सर्किट से अदर सर्किट। फिर क्या कह रहा है कि टू प्रोड्यूस मैचिंग बिटवीन अनमैच्ड सोर्स ऑफ लोड, तो इस पर भी करेगा। अब बात करता है जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि टू इंक्रीज द पावर इन सर्किट टू अदर बाय द इट्स ट्रांसफर, ये कह रहा है टू इंक्रीज द पावर इन सर्किट टू अदर बाय इट्स ट्रांसफर, तो ऐसा तो नहीं करेगा। अब यहाँ पर कहता है कि टू सर्किट टू रिवर्स द पोलरिटी ऑफ वोल्टेज बिटवीन टू सर्किट, ये भी करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर करना क्या नहीं है उसे, इन टू इंक्रीज द वर्क इन सर्किट टू अदर बाय द इट्स ट्रांसफर। ठीक है बेटा, ये आपको नहीं करना है।
जैसे आपका फार्मूला नहीं होता है बी पी इजक्वल टू आई पी टू बी एस इजक्वल टू आई सी, उसी पर हम अब बात करेंगे हम लोग बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन बी प्रोड्यूस। जैसे इक्वल चार्जेज है, इक्वल एंड लाइक चार्जेज है, फिर कह रहा है इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज है, अनइक्वल एंड सिमिलर चार्जेज है। भाई अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंडक्शन है तो जैसे आपने देखा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वहाँ चाहे रिपल्सन हो और चाहे अट्रैक्शन हो, दोनों पर क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। लेकिन जैसे आपका ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स में हमेशा अट्रैक्शन नहीं होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमेशा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या अट्रैक्शन भी है, रिपल्सन भी है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। 32 कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑफ डाइपोल मूवमेंट, यानी डाइपोल मूवमेंट यानी पी दिया गया 4.5 × 10⁻⁻10 कूलम मीटर। ये कह रहा है एट ए डिस्टेंस यानी 1 मीटर फ्रॉम इट ऑन इट्स एक्सिस इज 0 वोल्ट पर मीटर, 8.10 वोल्ट पर मीटर और 4.05 वोल्ट पर मीटर, 16.0 वोल्ट पर मीटर। तो यहाँ से इसका आंसर क्या आएगा बेटा, फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, तो यहाँ से फार्मूला जो यूज होगा वो बेटा होगा E इज इक्वल टू 1/4πε0 2p/r³। तो जब उससे आप सॉल्व करेंगे तो उससे आपका जो आंसर आएगा 8.10 वोल्ट। और आप सभी लोग से निवेदन है पुनः कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यही है कि और हम आप लोगों को धीरे धीरे पहले हम पेपर सभी यहाँ पर अपलोड करेंगे धीरे धीरे, और इसके बाद जो है हम क्या करेंगे, फिर आपको पढ़ाना भी शुरू करेंगे जल्दी से ही, ठीक है भैया। तो इसलिए चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अब मैं अपनी बात को यहाँ से समाप्त करता हूँ और आप सभी लोगों को गुड डे।